स्टूडेंट्स, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक विच इज़ कैटलिस्ट। अभी तक अपन एड्सॉर्प्शन के बारे में पढ़ के आए, एड्सॉर्प्शन के टाइप्स देखे, लास्ट हमने पढ़ा फैक्टर्स क्या होते हैं जो एड्सॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। फ्रूडलिच लैंडमियर का हम लोगों ने एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म देखा। अब हम लोग नए टॉपिक कैटलिस्ट पे चढ़ते हैं। कैटलिस्ट नाम से आप लोगों को पता होगा कैटलिस्ट या उत्प्रेरक क्या होते हैं। एक्चुअल में कैटलिस्ट एक ऐसा हम कह सकते हैं सब्सटेंस है जो क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। रेट ऑफ रिएक्शन मतलब कोई रिएक्शन धीरे हो रही है तो उसको फास्ट करने का काम किसका होता है, कैटलिस्ट का होता है। अब कैटलिस्ट क्या चीज़ होती है उसको डिस्कस करने से पहले हम यहाँ पे कुछ रिएक्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आप देखिए, जैसे हम बात करते हैं NaOH, NaOH क्या है, एक बेस, और HCl क्या है, एसिड। अब हमें पता है कि अगर अपन को NaOH की रिएक्शन HCl से करवानी हो, बेस की रिएक्शन एसिड से करवाएंगे, जैसे ही हम ये रिएक्शन करवाते हैं हमें क्या मिल जाता है, NaCl और वाटर मॉलिक्यूल। अब आप बताइए, NaCl और वाटर मॉलिक्यूल हम लोगों को मिल गया, मतलब ये क्या था, अपना रिएक्टेंट था जिससे हमें ये प्रोडक्ट मिल गया। अब आप देखिए NaOH की रिएक्शन HCl से हम लोगों ने करवाई, NaCl और H2O प्रोडक्ट आपको मिलेगा। इट मीन्स जैसे ही आप बेस में ये एसिड मिक्स करोगे फटाफट रिएक्शन होकर आपको NaCl मिलेगा, वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा। इट मीन्स ये रिएक्शन फास्ट है। क्या हमें इस रिएक्शन में कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट है? आप खुद सोचिए, क्या हमें इस रिएक्शन के लिए, ऐसी रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि रिएक्शन फास्ट है। फास्ट इन द सेंस जैसे ही आपने ये चीज़ बेस में एसिड मिक्स किया फटाफट आपको प्रोडक्ट मिलेगा, तो आपको यहाँ पर किसी कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन जब अपन किससे करवाते हैं, HCl के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करवाएंगे। अब आपने जब अपन प्रैक्टिकल करते हैं केमिस्ट्री में 12th में आप लोगों ने करके देखा होगा, सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन HCl से करवाते हैं तो हमें AgCl सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है। ये हम लोगों ने करके देखा है PPT। आप लोगों ने देखा होगा, व्हाइट कलर का अवक्षेप बोलते हैं हम हिंदी में। व्हाइट PPT जो होता है वो क्या होता है, सेटल डाउन हो जाता है टेस्ट ट्यूब में। टेस्ट ट्यूब में सेटल डाउन हो जाता है, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, सीधा सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन आपने HCl से करवाई, 2 सेकंड में रिएक्शन हुआ और आपको व्हाइट कलर का PPT मिल गया। व्हाइट कलर का PPT तुरंत मिल गया। इट मीन्स क्या हमें इस रिएक्शन में भी कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट होगी? अगर देखा जाए, सोच के देखिए बच्चों, सभी लोग सोचें, क्या हमें फर्स्ट रिएक्शन एंड सेकेंड रिएक्शन में हम कहें कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट होगी? तो रिजल्ट होगा, आंसर होगा नो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो रिएक्शंस हैं जो आप देख रहे हैं एसिड बेस की, सिल्वर नाइट्रेट की, ये रिएक्शन जब अपन देखते हैं तो ये रिएक्शन क्या होती है, कंटिन्यूस। एक तरह से आप इसको कह सकते हो फास्ट रिएक्शन है। फास्ट रिएक्शन इन द सेंस ये रिएक्शन खुद ब खुद हो जाती है। जैसे ही आप एक सब्सटेंस, एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट के साथ मैच करवाते हो या दोनों को आपस में मिक्स करते हो, तो मिक्स करने के बाद क्या होगा, आपको सीधा प्रोडक्ट मिल जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होगा। इट मीन्स यहाँ पे ये प्रोसेस जो है ये डिले नहीं हो रहा, धीरे नहीं हो रहा, अपने आप ये रिएक्शन होकर हमें प्रोडक्ट मिल रहा है। इसका मतलब ये दोनों रिएक्शन क्या है, फास्ट रिएक्शन है, जहाँ पे हमें क्या है, कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे आपने देखा होगा घरों के अंदर क्या होता है, जब हम कोई लोहे के दरवाजे, लोहे की खिड़कियाँ काम में लिया करते थे पहले, आजकल हम लोग पेंट कर लेते हैं तो उससे क्या होता है, उसका प्रोटेक्शन हो जाता है। लेकिन कई जगह पे आपने देखा होगा लोहे की चीज़ होती है, कोई आपके घर में रखी हुई हो, सालों साल अगर वो बाहर पड़ी है तो क्या होगा, कुछ समय बाद उसके अंदर क्या होने लग जाएगा, रेड कलर का एक जंग लगता है, जिसको हम जंग लगना कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। आपने सुना होगा, आपने देखा होगा, रेड कलर का सब्सटेंस जो होता है वो लोहे की चीज़ पे क्या हो जाता है, इकट्ठा होने लग जाता है। इट मीन्स वो खराब होने लग जाती है। अब वो प्रोसेस जो है, वो प्रोसेस आपको पता है कितना टाइम लगता है उसको। आपने कोई चीज़ रखी होगी, उसमें सालों लग जाते हैं। सालों मतलब बहुत टाइम से पड़ी हुई है बाहर, पानी के साथ रिएक्शन हुआ, उसका वाटर के साथ रिएक्शन हुआ, और रिएक्शन होने के बाद आपको क्या मिला, प्रोडक्ट रस्टिंग मिला आपको। अपन कह सकते हैं आयरन ने वाटर के साथ रिएक्ट करके हमें क्या प्रोडक्ट दिया, रस्टिंग दी, जंग दिया। जंग बोलते हैं हिंदी में हम लोग, रस्टिंग होती है, रेड कलर का सब्सटेंस बनने लग जाता है। अब ये जो रेड कलर का सब्सटेंस बना या रस्टिंग बना, क्या इस प्रोसेस के लिए भी कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट है? होगी। सोच के देखिए, क्या हमें ये प्रोसेस के लिए भी कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट है? तो इसका रिजल्ट होगा नो। आप अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो मैंने ये लिखा है, सेंटेंस लिखा है, ये देखिए, कुछ रिएक्शन, सर्टेन रिएक्शन विच अकर इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जो सिर्फ सेकेंड में कंप्लीट होती हैं। जैसे हमने ऊपर वाली देखी, अगर अपन इसको देखें तो 5 सेकंड में, 2 सेकंड में ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। जैसे AgNO3 में आपने HCl मिलाया, आपको व्हाइट कलर का PPT बनने लग जाएगा। जैसे आपने बेस में एसिड मिलाया तो आपको NaCl मिल जाएगा। इसका मतलब कुछ रिएक्शन विच अकर इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड,
कुछ रिएक्शन होती है जो सिर्फ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड मतलब फटाफट होके हमें रिजल्ट दे देती हैं या प्रोडक्ट दे देती हैं, और सर्टेन रिएक्शन टेक ईयर्स टू रिएक्ट, और कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें सालों साल लग जाते हैं उस रिएक्शन को कंप्लीट होने में। तो ये जो दो तरह की रिएक्शंस हैं गौर से देखिएगा सब लोग, सर्टेन रिएक्शन जो कि फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में हो रही है, कुछ रिएक्शन जिनको साल लग रहा है कंप्लीट होने में, बहुत सारा टाइम लग जाता है। ऐसी रिएक्शन के लिए जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया रस्टिंग ऑफ आयरन, इस तरह की रिएक्शन में हमें कभी भी कैटेलिस्ट रिक्वायर्ड नहीं होता, क्योंकि फर्स्ट वाली रिएक्शन खुद ब खुद हो जाएगी, और जो सेकंड रिएक्शन है जिसमें साल लग रहे हैं तो उसके लिए भी हमें कैटेलिस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, मतलब कैटेलिस्ट वहाँ पे वर्क नहीं करेगा, कैटेलिस्ट यहाँ पे काम में नहीं लिया जाएगा। कैटेलिस्ट हम लोगों ने बताया ऐसा सब्सटेंस या ऐसा पदार्थ, या हमको कह सकते हैं ऐसा मेटल मटेरियल, कुछ भी हो सकता है, ये सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस भी हो सकता है। तो कैटेलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। अब इसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल ये रहा, ठीक है। पहले अपन इस एग्जांपल को समझेंगे, उसके बाद ही डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगी। एग्जांपल आप देख लीजिए, जैसे यहाँ पे क्या है, पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोराइड की रिएक्शन अगर आप करवाते हो, इसको हीट करते हो, तो हीट होने के बाद क्या मिलेगा आपको, पोटेशियम क्लोराइड मिल जाएगा, और आपको फ्रेश ऑक्सीजन यहाँ पे रिलीज होगी। मान लेते हैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं कि अभी अर्जेंट किसी को हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है और कुछ अवेलेबल नहीं है, हमारे पास है पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड की रिएक्शन आपको देख के समझ में आ रही है कि KCl की रिएक्शन करवाएंगे अपन, हीट करेंगे, हीट करने के बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे फ्रेश ऑक्सीजन आपको मिल जाएगा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिलेगा, मतलब ऑक्सीजन गैस यहाँ पे लिबरेट होगी, बाहर निकलेगी। अब आप खुद सोच के देखो, इस रिएक्शन में आपको ऑक्सीजन मिल रहा है, और मैंने आपको एक कंडीशन दे दी कि आप लोगों को क्या करना है, हॉस्पिटल में अर्जेंट ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है और ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमारे पास पोटेशियम क्लोराइड है जिससे ऑक्सीजन बनाई जा सकती है। तो आप खुद सोच के देखिए कि ऑक्सीजन बनाई जा सकती है। अब आपको पता है, अगर मैं फर्स्ट वाले प्रोसेस की बात करूं, फर्स्ट वाले इसकी बात करूं, ये मैंने दो रिएक्शन लिखी है, ये फर्स्ट रिएक्शन में अगर मैं टाइम की बात करती हूँ तो टाइम कितना कंज्यूम हो रहा है, यहाँ पे लगभग 4 घंटे आपको लग जाएंगे, 4 आवर्स। कितना टाइम लग जाएगा, 4 घंटे लग जाएंगे। अब ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं हम, हॉस्पिटल में नीड होती है, अर्जेंट नीड है, आपको तुरंत चाहिए, फटाफट चाहिए, या आपको आधे घंटे के अंदर अवेलेबल करवानी है, इसको बनने में 4 घंटा लग जाएगा, आप कैसे अवेलेबल करवाओगे। इसका सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अब ऐसी रिएक्शंस के लिए जिन्हें हमें तुरंत करवाना है, जिन्हें अभी अर्जेंट है, अभी रिक्वायर्ड है, उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या काम में लेते हैं, कैटेलिस्ट काम में लेते हैं। मैग्नीज ऑक्साइड आपको दिख रहा है यहाँ पे हम लोगों ने कौन सा काम में लिया, कैटेलिस्ट, मैग्नीज ऑक्साइड काम में लिया। जैसे ही पोटेशियम क्लोराइड की रिएक्शन करवाते हैं, उसको हीट करवाते हैं, लेकिन किसकी प्रेजेंस में, MnO2 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे, हीट करवाएंगे, तो आपको क्या मिलेगा, KCl और ऑक्सीजन गैस मिलेगा, लेकिन कितनी देर में, ओनली इन 15 मिनट, 15 मिनट में आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो कैटेलिस्ट का वैल्यू समझ में आया आप लोगों को। अभी तक अपन क्या कह रहे थे, कैटेलिस्ट मतलब ऐसा सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। उसके बाद हमने दो रिएक्शंस यहाँ पे देखी, जिसमें हमने पहले वाले में बताया फास्ट रिएक्शन, कोई कैटेलिस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेकेंड वाला हम लोगों ने बताया कि ऐसी रिएक्शन जिसको सालों साल लग जाते हैं, उसके लिए भी कैटेलिस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब यहाँ पे नो कैटेलिस्ट, कोई कैटेलिस्ट हमको नहीं चाहिए होगा। लेकिन जब अगर अपन बात करते हैं इसकी, इस तरह की रिएक्शंस जहाँ पे आपको बहुत अर्जेंट नीड है, जहाँ पे 4-5 घंटे लग रहे हैं किसी रिएक्शन को होने के लिए, और हमें उसको 15 से 20 मिनट में करवाना है, या हम कह सकते हैं आधे घंटे में, 20 मिनट में, मिनटों में हमें रिएक्शन को करवाना है, जिसके लिए घंटों लग रहे हैं, आवर्स लग रहे हैं, कंप्लीट टाइम लग रहा है, तो उसको कंप्लीट करवाने के लिए हम यहाँ पे क्या काम में लेंगे, कैटेलिस्ट काम में लेंगे। जैसे मैग्नीज ऑक्साइड को हमने काम में लिया है यहाँ पे, इसको काम में लेते ही, कैटेलिस्ट को काम में लेते ही रिएक्शन फास्ट हो गया, रिएक्शन फास्ट होकर हमें प्रोडक्ट कितनी देर में मिल गया, 15 मिनट में मिल गया। इट मीन्स अब हम हॉस्पिटल में जिसको अर्जेंट नीड है उसकी जान बचा सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल लिया था अपन ने, एक नॉर्मल एग्जाम्पल से समझा कि अगर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी जिसमें 4 घंटे लग रहे हैं, तो उसको बढ़ाने के लिए हम क्या ले सकते हैं, कैटेलिस्ट काम में ले सकते हैं, जिससे प्रोसेस हमारा 15 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोगों को समझ में आया, कैटेलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस जो क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, लेकिन खुद पार्टिसिपेट नहीं करता। ये देखिए डेफिनेशन, अ कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस व्हेन एडिक्टेड टू रिएक्टिंग सिस्टम इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ बीइंग कंज्यूम। कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जब अपन क्या करते हैं, रिएक्टिंग सिस्टम मतलब ये सिस्टम, रिएक्टेंट वाला सिस्टम जिसके अंदर क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है, इसको ही तो हीट के लिए रखा है। जब ऐड कर रहे हो आप इस रिएक्टिंग सिस्टम में, ये क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा, ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा बिना खुद कंज्यूम हुए।
खुद का कोई रोल नहीं है, खुद का कोई कंज्यूम नहीं होगा, ये कंजप्शन नहीं होगा, लेकिन ये क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देगा। और ये देखिए नेक्स्ट, द फिनोमेना ऑफ इंक्रीजिंग रेट ऑफ रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ कैटेलिस्ट इज नोन एज कैटेलाइसिस। कैटेलाइसिस मतलब वही प्रोसेस जिसके थ्रू अपन क्या कर रहे हैं, जिसमें कैटेलिस्ट को काम में लेकर रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा रहे हैं, तो उस फिनोमेना, उस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, कैटेलाइसिस कह देते हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? कैटेलिस्ट क्या होता है? कैटेलिस्ट वो सब्सटेंस है जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है लेकिन खुद कंज्यूम नहीं होता, और इसी प्रोसेस, इसी फिनोमेना को हम लोग कैटेलिसिस प्रोसेस कहते हैं। तो ये सभी को बहुत इजीली और अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैटेलिस्ट क्या है और ये किस तरह और किन रिएक्शन में काम में लिया जाता है, और कहाँ पे हम इसको इजीली काम में लेते हैं, कहाँ पे ये अच्छे से काम में लिया जाता है, कहाँ पे इसका कंप्लीट यूज होता है। ये क्लियर है सभी को? नोट डाउन कर लीजिए, डेफिनेशन नोट कर लीजिए ये कि इसकी डेफिनेशन क्या है, कैटेलिस्ट की डेफिनेशन क्या है और कैटेलाइसिस की डेफिनेशन क्या है। ये डेफिनेशन आप अच्छे से नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं इसके टाइप्स पे। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कैटेलिस्ट? अब आते हैं हम लोग इसके टाइप्स ऑफ कैटेलिस्ट पे। हम सबने समझ लिया कि व्हाट इज कैटेलिस्ट। अब आते हैं अपन टाइप ऑफ कैटेलिस्ट पे। कैटेलिस्ट के दो टाइप हैं, एक होता है होमोजीनस, एक होता है हेट्रोजीनस। होमोजीनस कैटेलिस्ट और एक होता है हेट्रोजीनस कैटेलिस्ट, HETERO। होमोजीनस कैटेलिस्ट और हेट्रोजीनस कैटेलिस्ट। होमोजीनस कैटेलिस्ट और हेट्रोजीनस कैटेलिस्ट मतलब क्या होगा, ये चीज़ हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। ये किस पे डिपेंड करेगा? डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर एंड फेस। अभी तक अपन ने पढ़ा व्हाट इज कैटेलिस्ट। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं टाइप ऑफ कैटेलिस्ट। कैटेलिस्ट कितने प्रकार के हो सकते हैं, कितने टाइप हो सकते हैं कैटेलिस्ट के। तो ये कैटेलिस्ट के टाइप को हमने किस पे डिवाइड किया, किस बेसिस पे डिवाइड किया? डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर एंड फेज। फेज क्या होती है रिएक्शन की, और रिएक्शन मिक्सचर क्या होता है, रिएक्शन मिक्सचर का नेचर कैसा है। रिएक्शन जो अपन कर रहे हैं तो किसके बीच में करवाते हैं? रिएक्टेंट के बीच में। रिएक्टेंट का नेचर कैसा है और फेज जो है उसका फेज क्या रहता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग कैटेलिस्ट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें फर्स्ट वाला पार्ट है होमोजीनस कैटेलिस्ट, सेकेंड वाला पार्ट है हेट्रोजीनस कैटेलिस्ट। होमोजीनस कैटेलिस्ट तो नाम से समझ में आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपन कहते हैं रिएक्शन मिक्सचर एंड कैटेलिस्ट आर इन सेम फेज। ये समझ में आया आप लोगों को? हमने इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, तो हम यहाँ पे कहते हैं रिएक्शन मिक्सचर और कैटेलिस्ट जो होगा वो सेम फेज में होगा। रिएक्शन मिक्सचर मतलब यहाँ पे हम सीधा रिएक्टेंट भी लिख सकते हैं। रिएक्टेंट जो होगा हमारा वो और कैटेलिस्ट सेम फेज में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग रिएक्टेंट जो है हमारा रिएक्शन के लिए, रिएक्टेंट अगर अपना सॉलिड फॉर्म में है तो जो रिएक्शन के बाद यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा, कैटेलिस्ट जो हम काम में लेंगे, कैटेलिस्ट जो होना चाहिए हमारा वो भी सॉलिड फॉर्म में होना चाहिए। जब अपन ये रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो रिएक्शन में अपन ने क्या बताया, रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट बनाया। रिएक्टेंट अगर अपना सॉलिड है तो कैटेलिस्ट भी सॉलिड होना चाहिए। अगर ये दोनों सेम फेज में होते हैं, फेज इन द सेंस सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, तो अपन यहाँ पे बताते हैं रिएक्टेंट अगर अपना सॉलिड है तो कैटेलिस्ट भी सॉलिड होगा। रिएक्टेंट अगर हमारा लिक्विड है या एक्वस है तो कैटेलिस्ट भी आपका लिक्विड या एक्वस होगा। और रिएक्टेंट अगर अपना गैस है तो यहाँ पे आपका कैटेलिस्ट भी गैस होगा। इसका मतलब रिएक्टेंट और कैटेलिस्ट की जो फेज है वो सेम रहेगी, तो हम इस टाइप के कैटेलिस्ट को होमोजीनस कैटेलिस्ट कहते हैं। अब जब हेट्रोजीनस कैटेलिस्ट की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि यहाँ पे रिएक्टेंट एंड कैटेलिस्ट जो है वो डिफरेंट फेज में प्रेजेंट होंगे। कैटेलिस्ट आर इन डिफरेंट फेज। अब यहाँ पे नाम से ही क्लियर होगा, होमो का मतलब क्या होता है, सेम। नाम से समझ में आ रहा है, होमो मतलब सेम फेज में प्रेजेंट है।
कैटेलिस्ट और रिएक्टेंट। हेट्रो मतलब नाम से समझ में आ रहा है, मतलब डिफरेंट होगा, इसका मतलब रिएक्टेंट और कैटेलिस्ट जो है वो सेम फेज में ना होकर डिफरेंट फेज में प्रेजेंट होंगे। जैसे रिएक्टेंट मान लीजिए अगर गैस में है तो कैटेलिस्ट आपका सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होगा, कैटेलिस्ट आपका सॉलिड होगा। ये प्रोडक्ट दे दिया इसने। इज दैट क्लियर? देख के आपको समझ में आ गया। हमने कहा यहाँ पे टाइप ऑफ कैटेलिस्ट, दो टाइप के कैटेलिस्ट हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नेचर एंड रिएक्शन मिक्सचर ऑफ फेज। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर एंड फेज के बेसिस पे दो में डिवाइड किया, होमो और हेट्रो। होमो वाले में हमने कहा रिएक्शन मिक्सचर और कैटेलिस्ट जो होंगे वो सेम फेज में होंगे। जैसे हमने देखा रिएक्टेंट गैस में है तो कैटेलिस्ट भी गैस में होगा। और यहीं पे अपन ने हेट्रोजीनस कैटेलिस्ट का बताया कि रिएक्टेंट एंड कैटेलिस्ट डिफरेंट फेज में प्रेजेंट होंगे। जैसे रिएक्टेंट गैस है तो कैटेलिस्ट सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होगा। ये होगा यहाँ पे हमारे टाइप ऑफ कैटेलिस्ट। अब इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल रिएक्शन का देखते हैं। यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस कैटेलिस्ट। इसको समझने के लिए हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे पहला हमारा जो रिएक्शन है वो क्या है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। एस्टर का हाइड्रोलिसिस हम लोग करते हैं तो आप ये देखेंगे यहाँ पे अपन ने क्या लिया, एस्टर का हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। इसकी रिएक्शन करवाई हम लोगों ने वाटर के साथ। वाटर के साथ रिएक्शन करवाने पर कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में यहाँ पे जो हमने कैटेलिस्ट लिया है वो HCl है, जो क्या करेगा रिएक्शन मिक्सचर में H+ आयन देगा। HCl रिएक्शन अपन ने देखा, यहाँ पे रिएक्शन हो गया तो यहाँ पे क्या मिला आपको, प्रोडक्ट मिल गया जो कि एक्वस फॉर्म में है और दूसरा प्रोडक्ट भी आपको एक्वस स्टेट में है। इट मीन्स लिक्विड एक्वस स्टेट में अगर अपन बात करते हैं तो आपका रिएक्टेंट, ये दोनों रिएक्टेंट जो है वो किस फॉर्म में हो गई, ये आपके लिक्विड स्टेट में है। और आपका जो प्रेजेंट है यहाँ पे कैटेलिस्ट, वो भी किस में है, लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है। इट मीन्स यहाँ पे जो फेज है कैटेलिस्ट का और रिएक्टेंट का, इन दोनों का क्या है, सेम फेज है। इट मीन्स ये किसके एग्जाम्पल हो गए, होमोजीनस कैटेलिस्ट के एग्जाम्पल्स हुए। सेकंड वाला एग्जांपल अपन देखते हैं। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन आपने ऑक्सीजन के साथ करवाई तो आप यहाँ पे देखते हैं कैटेलिस्ट या तो हम NO काम में ले सकते हैं या NO2, दोनों तरह के कैटेलिस्ट हम काम में ले सकते हैं। यहाँ पे NO भी वर्क करेगा, NO2 भी वर्क करेगा, या तो एक NO ले सकते हैं या NO2 ले सकते हैं, इसलिए मैंने बीच में और लिखा है। या तो NO लोगे या NO2 लोगे। जब आप रिएक्शन करवाते हो तो आपको क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है। प्रोडक्ट अब आप देख सकते हो, यहाँ पे देखेंगे अपन ने जो रिएक्टेंट लिया है वो दोनों किस फेज में है, गैसेस फेज में है। इट मीन्स यहाँ पे जो आपका कैटेलिस्ट है वो भी किस फेज में होगा, गैसेस फेज में होगा, तभी ये होमोजेनस कैटेलिस्ट का एग्जाम्पल होगा। थर्ड वाली रिएक्शन भी आप देख सकते हैं। अपन ने क्या किया, ओजोन से ऑक्सीजन बनाया है NO की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे देखेंगे रिएक्टेंट और आपका NO जो है कैटेलिस्ट वो भी किसकी उसमें है, किस फेज में प्रेजेंट है, ये गैस में है तो ये वाला भी गैस में होगा। इसका मतलब होमोजीनस कैटेलिस्ट के एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं। जैसे हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर में हमने देखा कि हमारा जो है रिएक्टेंट भी आपका एक्वस स्टेट में है तो आपका कैटेलिस्ट भी एक्वस स्टेट में होगा। रिएक्टेंट अगर आपका गैसेस स्टेट में है तो आपका कैटेलिस्ट भी गैसेस स्टेट में होगा। ये सारे एग्जाम्पल, ये रिएक्शन आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ये आपके होमोजीनस कैटेलिस्ट के एग्जाम्पल्स हैं। अब अपन लोग चलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पे जो कि ये हेट्रोजीनस कैटेलिस्ट। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग हेट्रोजीनस कैटेलिस्ट का। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं हेट्रोजीनस कैटेलिस्ट की। अब अपन जो कह रहे थे, दो टर्मिनोलॉजी हमने स्टार्टिंग में देखी थी। कैटेलिस्ट के अंदर हमने दो चीज़ों की बात की थी। एक तो क्या होता है, कैटेलिस्ट वो सब्सटेंस है जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है लेकिन उसके साथ क्या करता है, खुद पार्टिसिपेट नहीं करता। और अपन ने कहा था कि ये जो प्रोसेस होता है कैटेलिस्ट का जुड़ना और उसके साथ रिएक्शन कंप्लीट होना, तो ये पूरे प्रोसेस को हमने क्या कहा था, कैटेलाइसिस कहा था। अब कैटेलाइसिस का अपन ने बताया था कि कैटेलिस्ट हम लोगों ने कहा दो टाइप के कैटेलिस्ट, हेट्रोजीनस और होमोजीनस, और उन्हीं से रिलेटेड प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, हेट्रोजीनस कैटेलाइसिस और होमोजीनस कैटेलाइसिस। उस पूरे प्रोसेस को अपन कैटेलाइसिस कहते हैं। इसी तरीके से अपन यहाँ पे हेट्रोजीनस कैटेलाइसिस देख रहे हैं क्योंकि कैटेलिस्ट तो क्या होगा, वो तो हेट्रोजीनस कैटेलिस्ट होगा और यहाँ पे जो प्रोसेस होगा उसको अपन ने कैटेलाइसिस से बताया। अब यहाँ पे हम हेट्रोजीनस कैटेलाइसिस को समझने के लिए इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म जो होगा वो स्टेप बाय स्टेप चलेगा। जैसे फर्स्ट जो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हमें हेट्रोजीनस कैटेलाइसिस प्रोसेस का मैकेनिज्म समझना है, प्रोसेस समझना है, तो सबसे पहले हमें इसके मैकेनिज्म में चलना पड़ेगा। सबसे स्टेप्स में अपन लोग आ जाते हैं। इसके 5 स्टेप हैं, 5 स्टेप आपको देखने मिलेंगे, जिसमें फर्स्ट स्टेप आपका है डिफ्यूजन ऑफ मॉलिक्यूल टू सरफेस। जब भी हेट्रोजीनस कैटेलिस्ट होगा, हम लोगों ने कहा हेट्रोजीनस कैटेलिस्ट क्या होता है,
ऐसा कैटेलिस्ट जिसकी प्रॉपर्टी या जिसका फेस जो है रिएक्टेंट से मैच नहीं करता। इसका मतलब जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा, हेट्रोजीनस होगा, हेट्रोजीनस कैटेलाइसिस। इसके लिए अपन मैकेनिज्म समझने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको स्टेप्स को, इसके मैकेनिज्म को स्टेप बाय स्टेप समझते हुए चलते हैं, जिसमें पहला स्टेप आपका आ जाएगा डिफ्यूजन ऑफ मॉलिक्यूल टू सरफेस, सरफेस पे मॉलिक्यूल का डिफ्यूजन होना। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं अपन, हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस जब क्या करेगी, कैटेलिस्ट की सरफेस पे आएगी तो ये क्या करेगी, अलग अलग मॉलिक्यूल की टर्म में आके जुड़ेगी, जैसे H+H, ये HH मतलब ये जो दो मॉलिक्यूल अपन कह सकते हैं HH है, जो आके अलग से आके यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा और ये कैटेलिस्ट पे आके अटैच हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो पहला स्टेप क्या हुआ, डिफ्यूजन ऑफ मॉलिक्यूल टू सरफेस, कैटेलिस्ट की सरफेस पे मॉलिक्यूल का डिफ्यूज होना, डिफ्यूज होना मतलब आना। सेकंड पॉइंट आ गया यहाँ पे एड्सॉर्प्शन ऑन टू सरफेस। अब जैसे डिफ्यूज होने के लिए आए, डिफ्यूज होके क्या हुए, ये सरफेस पे एड्सॉर्ब हो गए, तो सेकंड पॉइंट क्या हो गया यहाँ पे, एड्सॉर्प्शन ऑन टू सरफेस। देन फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, जब यहाँ पे आके आपका रिएक्टेंट आके जुड़ा है कैटेलिस्ट पे तो क्या करेगा, ये प्रोडक्ट बनाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट मतलब ये प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो रहा है। लास्ट में देखिए डिसॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ पे क्या हुआ, पहले प्रोडक्ट बन चुका है जो यहाँ पे अपन देख रहे हैं ब्लू सर्कल से, इट मीन्स क्या हुआ, रिएक्टेंट जो था वो ब्लैक था, इसने क्या करा, ब्लू सर्कल जो अपन को दिखाई दे रहा है इसका मतलब यहाँ पे अपना प्रोडक्ट फॉर्म हो चुका है, प्रोडक्ट बन चुका है। देन अपन देखेंगे प्रोडक्ट बनने के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, डिसॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट, जो रिएक्टेंट ऐड हुए थे प्रोडक्ट बनने के बाद वो क्या करेंगे, डिसॉर्ब करेंगे, इसका मतलब वो सरफेस वहाँ पे कैटेलिस्ट की सरफेस को छोड़ देंगे। और लास्ट में अपन देखेंगे डिफ्यूजन बैक, मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो मॉलिक्यूल बना था वो पहले क्या हुआ, डिसॉर्प्शन हुआ उसका, मतलब वो अलग हो गया और अलग होने के बाद ये वापस से बाहर की तरफ चला गया। इसका मतलब यहाँ पे कैटेलिस्ट जो काम में लिया गया था, कैटेलिस्ट क्या हुआ यहाँ पे, इससे फ्री हो चुका है, ये अटैच से डिटैच हो चुका है। इसका मतलब आप कैटेलिस्ट को आसानी से अलग से काम में ले सकते हो। ये स्टेप्स क्लियर है, सभी को समझ में आ गया। हेट्रोजीनस कैटेलिसिस की जब हम बात करते हैं तो ये प्रोसेस समझने के लिए हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म देखने के लिए हमें 5 स्टेप यहाँ पे देखेंगे जिसके थ्रू मैकेनिज्म हो रहा है। पहले वाले में डिफ्यूजन हुआ, डिफ्यूजन के बाद एड्सॉर्प्शन हुआ, एड्सॉर्प्शन के बाद प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट के बाद यहाँ पे प्रोडक्ट का क्या हो रहा है, डिसऑर्प्शन हो रहा है, मतलब प्रोडक्ट का मॉलिक्यूल यहाँ से हट रहा है और लास्ट में डिफ्यूजन बैक के वापस बाहर की तरफ चला जाता है। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनाएगा। अब यहाँ पे देखिए जो गैसेस मॉलिक्यूल है ये दोनों गैस की फॉर्म में प्रेजेंट है, लेकिन अपना जो कैटेलिस्ट है जो इस रिएक्शन को बढ़ाएगा वो सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है, इसलिए अपन ने यहाँ पे V2O5 सॉलिड फॉर्म में लिया है। अब आप देख सकते हैं दोनों की फेस चेंज है, इसीलिए ये क्या है, हेट्रोजीनस कैटेलिस्ट, हेट्रोजीनस कैटेलाइसिस प्रोसेस है। यहाँ पे सल्फर ट्राइऑक्साइड अपन को मिल गया है। अब अगर अपन इसको डायग्रामेटिक फॉर्म में देखते हैं तो देख रहे हैं जैसे SO2 रिएक्टेंट जो मॉलिक्यूल हैं ये कैटेलिस्ट की सरफेस पे आके डिफ्यूज हो रहे हैं, अटैच हो रहे हैं। ये देखिए आप, जैसे SO2 का मॉलिक्यूल, O2 का मॉलिक्यूल दोनों यहाँ पे आए। यहाँ पे आने के बाद अपन देखेंगे आगे प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, SO3 प्रोडक्ट बना। बनने के बाद ये क्या हुआ, डिसऑर्प्शन हुआ, इसका अलग हुआ, अलग होने के बाद डिफ्यूज हो गया, मतलब बाहर की तरफ आके चला गया। ये समझ में आया सभी को कि SO2 और O2 मिलने के बाद SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बना और V2O5 की प्रेजेंस में, सॉलिड कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में अपन को प्रोडक्ट आसानी से मिल गया। एक और एग्जांपल अपन यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया गैस का फॉर्मेशन करते हैं। नाइट्रोजन गैस की प्रेजेंस गैस की फॉर्म में प्रेजेंट है, हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में प्रेजेंट है। जब ये आयरन कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में, जो कि सॉलिड है, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करता है तो हमें अमोनिया गैस का फॉर्मेशन करता है। अब हम खुद ही देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि जो रिएक्टेंट है वो गैसेस फॉर्म में प्रेजेंट है, जबकि जो आयरन है वो सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है। तो ये हेट्रोजीनस कैटेलिसिस का एक एग्जाम्पल हो गया। तो हम लोगों को क्लियर है आप कि व्हाट इज कैटेलिस्ट, और कैटेलिस्ट के दो टाइप हम लोगों ने आराम से समझे कि व्हाट इज होमोजीनस कैटेलिस्ट एंड होमोजीनस कैटेलिसिस, एंड व्हाट इज हेट्रोजीनस कैटेलिस्ट एंड हेट्रोजीनस कैटेलिसिस। अब अपन आगे चलते हैं इनके बीच में डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेट्रोजीनस कैटेलिस्ट एंड होमोजीनस कैटेलिस्ट। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस कैटेलिस्ट। अभी तक अपन ने पढ़ लिया व्हाट इज होमोजीनस कैटेलाइसिस एंड व्हाट इज हेट्रोजीनस कैटेलाइसिस। अब हम इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं। सबसे पहला डिफरेंस, फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, कैटेलिस्ट एंड रिएक्टेंट आर इन सिंगल फेज। मतलब हम लोगों ने क्या कहा था कि कैटेलिस्ट और रिएक्शन जो होंगे वो क्या होंगे, सिंगल मीन्स सेम फेज में होंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये जो है ये प्रेजेंट होते हैं किसमें, सेम फेज में प्रेजेंट होते हैं। इट मीन्स कैटेलिस्ट लिक्विड है, रिएक्टेंट भी लिक्विड होगा, कैटेलिस्ट सॉलिड है तो ये भी सॉलिड होगा। लेकिन हेट्रोजीनस कैटेलिस्ट में हम लोग क्या कहते हैं कैटेलिसिस प्रोसेस में कि ये दोनों जो होंगे वो आर इन डिफरेंट फेज। मतलब ये दोनों जो प्रेजेंट होंगे कैटेलिस्ट और रिएक्टेंट, ये दोनों के दोनों क्या होंगे, डिफरेंट फेज में होंगे। रिएक्टेंट सॉलिड है तो फिर क्या होगा,
कैटलिस्ट लिक्विड होगा, या फिर बात कर सकते हैं कि रिएक्टेंट लिक्विड है या गैस है तो कैटलिस्ट सॉलिड होगा। सेकेंड पॉइंट पे आ जाते हैं, रिएक्शंस अकर इन द लिक्विड एंड गैसेस फेज, और ये रिएक्शन अकर ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट। अब ये चीज को समझ लीजिए क्या कहना चाह रहा है। यहाँ पे हम बात करते हैं कि रिएक्शन अकर इन द लिक्विड एंड गैस फेज, इट मीन्स यहाँ पे अपन क्या बात करते हैं कि रिएक्शन जो होगा कैटलिस्ट और रिएक्टेंट के बीच में, मतलब ये जो रिएक्शन होगा इसमें होमोजीनस कैटालिसिस प्रोसेस के अंदर, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अपन को पता है कि अपना जो कैटलिस्ट है वो क्या होगा, सेम फेज में होगा। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगा वो लिक्विड और गैसेस फेज में पॉसिबल होगा, क्योंकि रिएक्टेंट अगर अपना गैस है तो वो गैस के साथ मिक्स होकर किस फेज में प्रेजेंट रहेगा, गैसेस में रहेगा, और लिक्विड है तो लिक्विड फेज में प्रेजेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों की फेज है, दोनों की जो कंडीशन है वो क्या है, सेम है। जब अपन बात करते हैं हेट्रोजीनस कैटलिस्ट में, तो यहाँ पे हम कहते हैं रिएक्शन अकर ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट। यहाँ पे जो हम कैटलिस्ट काम में लेते हैं वो कैटलिस्ट क्या होगा, ऑलवेज सॉलिड कैटलिस्ट प्रेजेंट होगा। यहाँ पे एक बेसिक डिफरेंस आ गया, होमोजीनस कैटलिस्ट लिक्विड और गैस भी हो सकता है, लेकिन हेट्रोजीनस कैटलिस्ट ऑलवेज सॉलिड होगा, और जो भी रिएक्शन होगी वो किस पे होगी, सॉलिड कैटलिस्ट की सरफेस पे। ये देख सकते हैं आप, जैसे ये कैटलिस्ट है, अभी अपन ने देखा था V2O5 का एग्जांपल, जैसे यहाँ पे देखा था SO2 का रिएक्शन हुआ था V2O5 पे, तो क्या हुआ था, SO2 के मॉलिक्यूल और O2 के मॉलिक्यूल यहाँ पे आके क्या हुए थे, एब्जॉर्ब हुए थे। एब्जॉर्ब होने का मतलब यहाँ पे जो क्या था, ये जो अपने यहाँ पे कैटलिस्ट काम में लिया V2O5 वैनेडियम पेंटाऑक्साइड, उसकी सरफेस पे आके सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन आके अटैच हुए, इट मीन्स ये सॉलिड सरफेस प्रेजेंट है। तो ये क्या होगा, यहाँ पे रिएक्शन जो होगा, रिएक्शन पॉसिबल होगा हेट्रोजीनस कैटालिसिस, वो किस पे होगा, सॉलिड कैटलिस्ट की सरफेस पर होगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है, ये लिक्विड और गैसेस फेस में होगा, लेकिन वो सॉलिड कैटलिस्ट की सॉलिड सरफेस पर ये रिएक्शन कंप्लीट होगा। थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं अपन, रेट ऑफ रिएक्शन इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ कैटलिस्ट। जब अपन ने बात करी कि रिएक्शन फेज जो है वो लिक्विड और गैसेस फेज होगा, इट मीन्स यहाँ पे क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की स्पीड या रिएक्शन की रेट जो होगी वो क्या होगी, वो इक्वल नहीं होगी, या अपन कह सकते हैं कि ये प्रोपोर्शनल नहीं होगी, मतलब ये इसकी इक्वल नहीं होगी सरफेस एरिया के कैटलिस्ट पे। क्योंकि अपन जब बात करते हैं सरफेस एरिया के लिए, तो उसके लिए आपका क्या होना चाहिए, जो भी सब्सटेंस है वो सॉलिड होना चाहिए। लिक्विड या गैसेस फेज में अपन सरफेस एरिया की बात नहीं कर सकते, मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं। तो यहाँ पे अपन कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा कैटलिस्ट की, क्योंकि गैस है या लिक्विड है वो उसके साथ रिएक्टेंट मिक्सचर के साथ मिक्स हो जाएंगे। लेकिन जब अपन यहाँ पे बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की, तो यहाँ पे ये किस पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के सरफेस एरिया पे क्या करेगा, वो डिपेंड करेगा, क्योंकि अपन को पता है कि कैटलिस्ट यहाँ पे क्या है, सॉलिड है, तो सॉलिड का सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना रिएक्शन फास्ट होगा, क्योंकि उस पर आके रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल इजीली अटैच हो पाएंगे। वही एब्जॉर्प्शन वाला प्रोसेस होगा, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया है उतना ही रिएक्शन क्या होगा, हमारा फास्ट हो जाएगा। सेकेंड वाले में बात करते हैं अपन, यहाँ पे कह रहे हैं कैटलिस्ट डिसॉल्व ऑन इनटू गैसेस और सॉल्यूशन। अब यहाँ पे हमने क्या बात की थी कि हमने कहा होमोजीनस कैटालिसिस में कि यहाँ पे क्या होता है, फेज जो होती है वो सेम फेज होती है। इट मीन्स कि अगर रिएक्टेंट सॉलिड है तो वो भी सॉलिड होगा, रिएक्टेंट लिक्विड है तो फिर कैटालिस्ट भी आपका लिक्विड होगा। और जब अपन लिक्विड या गैसेस की बात करते हैं, तो अगर गैसेस आपस में डिफ्यूज हो जाएंगी या मिक्स हो जाएंगी, तो मिक्स हो जाने के बाद उनको डिफ्रेंशिएट करना, निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो अपन क्या कहते हैं, कैटालिस्ट जो होता है वो क्या होता है, गैस और सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाता है, उसको आप आसानी से क्या कर सकते हो, वापस से सेपरेट या रीजनरेट करने में परेशानी आती है। तो हम कह सकते हैं कि कैटालिस्ट जो है वो क्या करेगा, गैस या सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएगा, किसमें, होमोजीनस वाले में, क्योंकि यहाँ पे क्या है, दोनों के अंदर फेज जो है वो क्या है, सेम है। जब अपन हेट्रोजीनस कैटालिस्ट की बात करते हैं तो ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होता, क्योंकि ये सॉलिड है। सॉलिड होने के बाद ये क्या होगा, ये इसमें अपने रिएक्शन मिक्सचर के अंदर मिक्स नहीं हो पाएगा। ये बात क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर है सभी को। फिफ्थ वाला पॉइंट अपन देखते हैं, कैटालिस्ट कैन नॉट बी इजीली सेपरेटेड फ्रॉम रिएक्शन मिक्सचर। वही वाली बात आ गई कि कैटालिस्ट जो है वो खुद ही लिक्विड या गैसेस फॉर्म में प्रेजेंट है। इट मीन्स वो रिएक्शन मिक्सचर के साथ सेम फेज में है, तो ये क्या कर जाएगा, आपस में मिक्स हो जाएगा। मिक्स होने के बाद उसको अलग करना, सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है, दिक्कत आती है उसमें। लेकिन अगर अपन बात करते हैं हेट्रोजीनस की, तो यहाँ पे सॉलिड कैटालिस्ट प्रेजेंट है। सॉलिड कैटालिस्ट आपने डाला, उसको आप आसानी से बाहर निकाल सकते हो। जैसे अपन ने वैनेडियम पेंटाऑक्साइड काम में लिया, सॉलिड मेटल प्रेजेंट है ये, इस मेटल को जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तो हम उसको एज इट इज बाहर वापस ले सकते हैं या वापस से इजीली सेपरेट कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट वाले प्रोसेस की। अब अपन को पता है फेज सेम है, इसका मतलब सेम कंडीशन है, गैस रिएक्टेंट है, कैटालिस्ट भी गैस फॉर्म में है, तो यहाँ पे प्रोसेस क्या होगा, बाकी दूसरे प्रोसेस के कंपैरिजन में लिटिल फास्टर होगा। फास्टर मतलब जल्दी जल्दी प्रोसेस हो जाएगा।
और सेकंड वाले की अपन बात करते हैं कि फेज डिफरेंट है, इसका मतलब ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्लोअर हो जाएगा, थोड़ा धीरे होगा। तो यहाँ पे कुछ बेसिक डिफरेंस दे रखे हैं, डिफरेंस बिटवीन होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस कैटलिस्ट की बात कर रहे थे। पहला डिफरेंस इसके अंदर क्या हो गया कि होमोजीनस की जब हम बात करते हैं तो होमोजीनस में सेम फेज होगी, हेट्रोजीनस में डिफरेंट होगी। सेकंड पॉइंट की हम बात करते हैं, रिएक्शन हमेशा लिक्विड या गैस फेज में प्रेजेंट होती है, लेकिन जब हेट्रोजीनस की बात करोगे होमो में लिक्विड और गैस में होगी, हेट्रोजीनस की बात करोगे तो यहाँ पे सॉलिड कैटलिस्ट की सरफेस पर रिएक्शन होगा, इसका मतलब कैटलिस्ट यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होगा। थर्ड वाला पॉइंट की बात करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा। कैटलिस्ट का सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कैटलिस्ट सॉलिड है, यहाँ पर लिक्विड और गैस है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट अपन ने कहा कैटलिस्ट गैस और सॉल्यूशन में मिक्स हो जाता है, सेम फेज की वजह से ये क्या करता है, ये रिएक्टेंट मिक्सचर के साथ रिएक्ट कर जाता है। रिएक्ट करना इन द सेंस उसमें मिक्स हो जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा, तो उसे निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब अपन यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो फेज है ये अपने रिएक्टेंट मिक्सचर से इसकी फेज डिफरेंट होती है, इस वजह से ये डिसॉल्व नहीं हो पाता। फिफ्थ वाले पॉइंट में अपन कहते हैं कैटलिस्ट को सेपरेट करना मुश्किल है, वही बात हो गई, सेम फेज में मिक्स हो गया है तो सेपरेट नहीं कर पाओगे आसानी से, इसको हम इजीली सेपरेट करते हैं क्योंकि ये मिक्स नहीं हो पाता। लास्ट वाला पॉइंट है ये रिएक्शन फास्ट होता है, अपना ये वाला रिएक्शन जो होगा हेट्रोजीनस कैटलिस्ट का ये थोड़ा स्लो होगा। सेम फेज होने की वजह से मॉलिक्यूल आपस में आसानी से अट्रैक्ट हो जाएंगे, अट्रैक्ट होने से रिएक्शन जल्दी जल्दी बताएंगे। लेकिन जब अपन बात करते हैं हेट्रोजीनस की तो फेज अलग होने की बजाय अलग होने की वजह से अटैच होने में, एड्सॉर्प्शन होने में टाइम लगता है, इसलिए अपने हेट्रोजीनस कैटालिसिस प्रोसेस को भी अलग अलग स्टेप में देखा कि कैसे किस तरह से मॉलिक्यूल आता है, वो पहले डिफ्यूज होता है, डिफ्यूज होने के बाद एड्सॉर्ब होता है, एड्सॉर्ब होने के बाद फॉर्मेशन होता है प्रोडक्ट का, उसके बाद फिर डीसॉर्ब होने के बाद वापस से बाहर हो जाता है, वापस से डिफ्यूज बैक हो जाता है, पीछे चला जाता है। तो ये स्टेप्स हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो फेज है वो चेंज है, इस वजह से प्रोसेस क्या हो जाता है, कंपैरेटिवली स्लोअर हो जाएगा पहले वाले के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर कुछ बेसिक डिफरेंस थे हम लोगों के पास, व्हाट इज होमोजीनस कैटालाइसिस एंड व्हाट इज हेट्रोजीनस कैटालाइसिस।